students, today I am going to explain you chapter number 12 रानी, जिसकी लेखिका है श्री महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख भरी बदरी और तुमको नींव में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला ये चारों के चारों कवि और लेखक हैं। इनमें से प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है, तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए, निराला अपने ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक गोरी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्रांकित किया गया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह गोरी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इंदौर में राजा महाराजाओं का राज था, तब की ये बात है। तो महादेवी जी कहती है कि रियासत मतलब कि राजा का राज्य वहीं पे था, इसीलिए शानदार घोड़े और उस पर होने वाले सवार बहुत आधिक्य था, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, टट्टू मतलब छोटी साइज का सफ़ेद गधा, सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। रामा जो है वो महादेवी जी के घर पे काम करने वाला या पशुओं की रखवाली करने वाला एक नौकर था, पर घूमते देखते थे रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। महादेवी जी कहती है कि हमने अंग्रेज के बच्चों को सफ़ेद टट्टुओं पर भी घूमते हुए देखा था। राजा महाराजाओं के ज़माने में इतने शानदार घोड़े और घुड़सवारों को भी देखा था। तो जब हम अंग्रेज के बच्चों को इस सफ़ेद टट्टू पर देखते थे तो हमें आश्चर्य होता था कि गधे पर बिठाकर तो सजा दी जाती है। रामा की कहानियों के अनुसार जब किसी को देश निकाला देना हो तो उसका मुंह काला करके उसको सफ़ेद गधे पर चढ़ाकर देश निकाला दिया जाता है। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था। तो हमारी महादेवी जी कहती है कि ये जो अंग्रेज के बच्चे थे, अंग्रेज के छोटे छोटे बच्चे गधे पर बैठकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते थे, तो हमें यह विश्वास ही नहीं होता था कि इनको खुशी भी होती है इस पर बैठकर, और हमें यह विश्वास नहीं होता था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है।
तो जब हम रामा से पूछते कि क्या सचमुच इनको दंड मिला है, तब रामा हमें कहता कि हाँ, उनको विलायत से दंड देकर, देश निकाला देकर हमारे भारत देश में भेज दिया गया है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। महादेवी वर्मा और उनके भाई और बहन मिला के 3 जन थे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि हमारे पास भी एक छोटा घोड़ा होना चाहिए, ये नहीं है वो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। तो जब बाबूजी ने उनसे पूछा कि सफेद टट्टू पर बैठोगे, तब महादेवी वर्मा आगे बढ़कर बोली कि वो तो गधा होता है और उस पर बैठाकर तो सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के व्रजस्त्र स्त्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। मतलब कि थोड़े दिनों बाद एक चॉकलेटी रंग का एक छोटा सा घोड़ा या टट्टू उनके घर में लाया गया। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया। मतलब कि उस बरामदे में घोड़ा बांधने की जगह ही नहीं थी, तो टट्टू को लाने के लिए एक नया दरवाजा बनाना पड़ा और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइंस रखा गया। मतलब कि घोड़ा लाए, उसको आने के और जाने के लिए एक दरवाजा भी बनवाया गया और उसकी देखभाल के लिए छुट्टम नाम का एक साइंस मतलब कि एक नौकर रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे अन्य साथी जीवों के लिए मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकती थी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। मतलब अब बच्चों को ऐसा लगने लगा कि ये कितना खास है, जिसकी देखभाल के लिए एक अलग से नौकर रखा गया है, उसके आने जाने के लिए एक अलग दरवाजा बनाया गया है। घर के अन्य किसी बच्चे या अन्य किसी प्राणियों को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। और रामा जो था उनका था नौकर, पर उनको वो नौकर नहीं बोल सकते थे, क्योंकि रामा उनके घर के सदस्य की तरह उन्हें डांटता, पीटता और उनके कान भी खींचता था। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन तक उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। जब उनके बाबूजी ने कहा कि ये टट्टू तुम्हारे बच्चों के लिए आया है, फिर भी 4-5 दिन तक बच्चे उस टट्टू के पास नहीं जाते और उससे थोड़े थोड़े रुष्ट और अप्रसन्न रहने लगे। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा ने उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। रामा ने छुट्टन से पूछा कि इसका नाम क्या है, तो उसने कहा कि इसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू की माँ की सभी कहानियों में होने पर भी रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए। मतलब ताजमहल बच्चों ने देखा था और रानी की कहानियाँ भी सुनी थी, तो उसका नाम सुनकर बच्चों के दिल में उसके लिए एक दया की भावना आ गई। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। लेखिका कहती है कि हमारी ये जो रानी थी वो इतनी सुंदर थी कि अभी तक उसकी छवि जो है वो हमारी आंखों में बसी हुई है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, मतलब उस
का शरीर इतना मुलायम था कि जिस पर आंख डालते ही जैसे दृष्टि फिसल जाती है। खड़े छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, मतलब 2 कानों के बीच बालों का एक गुच्छा था। बड़ी काली, स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, उसकी आंखें बड़ी बड़ी काली और एकदम पारदर्शी थी। लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी, मतलब नाक के जो होल्स, नथुने जिसको कहा जाता है, तो कहती है लेखिका कहती है कि लाल कलर के थे वो नथुने, और जिसे फुलाकर वो चारों ओर की गंध लेती थी। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देखते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक थी, मतलब वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी, चौड़ी थी और नाटी थी। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ, जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उड़ती रहती थी। कहते कि उसकी घनी पूंछ थी जो हमेशा उस पर बैठने वाली मक्खियों को उड़ाती रहती थी। तब उस समय सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पे वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे कि किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप में प्रत्यक्ष होने लगते हैं। तो लेखिका कहती है कि उस उम्र में इतनी हमारी समझदारी नहीं थी, पर आज जब एक समझदारी आ गई है और इतने सालों के बाद भी अब हमारे मन में वो स्मृति पट पर, मतलब हमारी यादों में रानी की इतनी अच्छी और इतनी सुंदर छवि बनी हुई है कि हमें जैसे वो हमारे सामने खड़ी दिखाई देती है। हम बार बार सोचते हैं कि यह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती, तो हम रोजी और निक्की के सामने उसे भी अपने कमरे में रख लेते। लेखिका सोचती थी कि ये थोड़ी और छोटी होती ना, तो हम रोजी और निक्की, जो उनके 2 पालतू जानवर थे, उनकी भांति उनके कमरे में ही उसे रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। रानी को तो वो अपने कमरे में ले नहीं जा सकते थे, इसीलिए अब वो पूरा दिन बरामदे में ही, रानी के अस्तबल में ही खेलते रहते, और अराजकता मतलब मस्ती और शैतानियत का अड्डा बन गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। मतलब बरामदे के अंदर एक अलमारी भी रखी गई थी। अब बच्चे पूरा दिन वहीं खेलते थे, तो अपने खिलौने भी वही उसी अलमारी में वो रखने लगे। रानी के गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर, उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। बच्चे महादेवी वर्मा और उनके भाई बहन पूरा दिन रानी के साथ खेलते, उसकी गर्दन में लटकते, उसे बिस्कुट और फल खिलाते, उसके कानों में और अयाल में फूल लगाते, और ऐसी उन्होंने उससे दोस्ती कर ली कि उन बच्चों को न देखकर रानी भी हिनहिनाने लगती और पैर पटकने लगती। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य, छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। अब बच्चों को उस रानी की सवारी के लिए तैयार करना था, तो जीन मतलब ऐसी एक बैठक जिसको घोड़े पर रखकर उस पर बैठा जाता है, तो उनके लिए कपड़े की जीन लाई गई और उनके भाई के लिए चमड़े की जीन बनवाई गई जिससे वो गिरे ना। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। मतलब बाहर के चबूतरे पर वह लाइन से खड़े हो जाते और एक के बाद एक सबकी बारी आती और सब उसकी सवारी करते और छुट्टन उनके साथ साथ उन्हें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या के समय मेरे साथ वह कार्यक्रम दोहराया जाता। मतलब कि सुबह महादेवी वर्मा की बहन और भाई की बारी आती और स्कूल से आने के बाद महादेवी जी उस पर सवारी करती। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की
गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। मतलब इतनी सवारी करने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी, तो वो टेबल लेकर उसकी पीठ पर चढ़ जाते और उसके गर्दन में भी झूल जाते। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हमने रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। मतलब बच्चे शैतान थे। एक दिन जब घर के सारे लोग सो गए तब उन्होंने रानी को बरामदे से बाहर निकाला अस्तबल से और उस पर बैठकर खुद से सवारी करने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। मतलब ताज रानी को बच्चों की इस शैतानियत से थोड़ी तकलीफ भी होती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। मतलब बच्चों के लिए तो पशु पक्षी और वनस्पति सभी उनके जैसे ही हो जाते हैं। उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें ख्याल नहीं आता। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता, रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। मतलब रानी की पीठ पर बैठकर उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी राजा के मयूर सिंहासन पर बैठे हैं। रानी अब हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। अब रानी को भी पता चल गया था कि बच्चे कैसे हैं, किसकी कितनी शक्ति है और क्या किसकी दुर्बलता थी। तो उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती। मतलब जैसा बच्चा बैठता रानी वैसे ही चलती थी, कभी तेज कभी धीरे। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली सट्टी से उसके पैरों में दे मारी। मतलब एक बार जब महादेवी रानी पर सवारी कर रही थी तब उनके भाई ने उनके पैरों पर एक डंडी और सोटी मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इसे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प लिए हो। मतलब कि उसे दर्द तो ना हुआ होगा, इतनी छोटी बच्ची से थोड़ा धीरे से ही सोटी मारी थी, पर उसकी कोई दुखद स्मृति उसे याद आ गई कि वो इतनी तेज से भागी कि जाने ऐसा लगता था कि वो नदी नाले और पहाड़ पर्वत सब पार कर जाएगी। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। मतलब महादेवी वर्मा जब रानी पर सवारी कर रही थी और रानी भागी तब उस उड़न खटोले का नाम दिया गया है। मतलब क्योंकि रानी बहुत तेज भागी थी तो थोड़ी देर तक तो उन्होंने अपने आप को संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। तो महादेवी वर्मा गिर गई। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। जैसे ही महादेवी वर्मा गिर गई, रानी को एकदम होश आ गया जैसे, और वो वहीं पे खड़ी हो गई और उसे अपनी गलती का मानो एहसास हो गया। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़े रहना पड़ा। मतलब उन्हें थोड़ी चोट आई और उन्हें बिस्तर पे ही पड़े रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। मतलब जब लेखिका स्वस्थ होकर उसके पास गई तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे रानी अपने किए पर बहुत ही पछतावा कर रही है और यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे, पर सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। मतलब कि उनका भाई जो छोटा था, उनके जन्मदिन पर नानी ने 2 सोने के कड़े बनवाए
बच्चे उत्सुकता से कोई भी नया कपड़ा और गहना लाया जाता तो वो रानी को दिखाते थे। उसके भाई ने भी वैसा ही किया, परंतु खेलते खेलते उसने वो दोनों कड़े निकाल कर रानी के दुकान में पहना दिए। फिर जब हम खेल में कड़ों की बात भूल गए, संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। शाम तक बच्चे खेलते रहे, पर शाम को जब बच्चे घर पे गए तब माँ ने पूछा हाथ में कड़े न देखकर कि कड़े कहाँ गए। तब कड़ों को ढूंढना और उसकी खोज आरंभ हो गई। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। रानी जब ये सब लोग कड़े ढूंढ रहे थे तब रानी हिनहिनाने लगी थी और उसके कान को कुरेद रही थी। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। रानी उन्हें कहना चाहती थी जैसे कि कड़े यहीं पर है, तो बाबूजी को अंत में पता चला कि रानी कुछ कहना चाहती थी। उन्होंने वहाँ की मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को भी नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। मतलब कड़ों की चोरी होने से उसने बचा लिया, तो सबके मन में उसका स्थान, सबके हृदय में वो बस गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। लेखिका कहती है कि रानी के साथ जुड़ी हुई एक घटना अभी भी मेरे स्मरण में बहुत ही गहरी है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि यह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मतलब रानी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था, पर बच्चे ये बात नहीं जानते थे। तो बच्चों ने देखा कि रानी के पास एक छोटा सा घोड़ा है। तो यह देखकर बच्चे बार बार पूछने लगे कि ये घोड़ा कहाँ से आया, अभी तक कहाँ था। तो रामा ने उन्हें समझाने के लिए कहा कि ये रानी के पेट में दाना पानी खाकर सो रहा था। तो महादेवी, मतलब कि महादेवी वर्मा जो कि हमारी लेखिका है, उनके छोटे भाई ने पूछा कि और भी है क्या रानी के पेट में ऐसे घोड़े। तब रामा ने उसे हाँ कहा। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम करते नहीं और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। मतलब लेखिका का भाई कहता है कि हम और एक घोड़ा निकाल लेते हैं उसके पेट को चीरकर, और छोटे छोटे बच्चे उसी पर बैठकर खेलेंगे और रानी सिर्फ हमारे लिए रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। लेखिका कहती है मुझे भी उसकी बात अच्छी लगी, पर एक दोपहर तो वो सचमुच में एक सब्जी काटने का चाकू ले आया, तब मुझे डर लगने लगा। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया, आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। लेखिका कहती है कि मुझे डर लगने लगा और फिर ऐसा सोचा कि अगर एक बार हम काट देंगे पेट तो फिर सिएंगे कैसे। माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। कहते हैं कि माँ की जो छोटी सुई है कपड़े सिलने की, उससे तो ये पेट सीला नहीं जा सकता। टाट सीने का बड़ा सा सुई रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी, और टाट सीने का मतलब बड़ा सा जाड़ा सुई आता है, वो तो हमारी पहुँच से बहुत ही बाहर था। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव।